नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दिवाकर दत्त शर्मा और आप देख रहे हैं डिस्कवर न्यू। तो दोस्तों, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम वर्ष 2020 है उसका बीएड का एंट्रांस पेपर जो है वो सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, इसमें हम क्या कर चुके हैं अभी तक, हमने 2 पार्ट्स इसके ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जिसमें हमें एक में जनरल नॉलेज और आपका हिंदी और इंग्लिश वाले पोर्शन को हमने पार्ट 1 में कवर कर दिया है। और जो पार्ट 2 है पार्ट 1 में, और पार्ट 2 में क्या किया हमने 10 क्वेश्चन कवर किए हैं मैथमेटिक्स सेक्शन से, क्योंकि 20 क्वेश्चन मैथमेटिक्स सेक्शन से आते हैं। तो जो नेक्स्ट की जो 10 क्वेश्चन हैं वो हम आज इस पार्ट में सॉल्व करने वाले हैं। तो ये होने वाला है पार्ट 3 आपका वर्ष 2020 का। इसी तरह से मैंने जो प्रीवियस ईयर के और जितने भी प्रीवियस ईयर के पेपर्स हैं उनके डिटेल्ड सॉल्यूशन अपलोड किए हैं। डिटेल इन द सेंस कि मैंने मैथमेटिक्स वाला जो पोर्शन है वो भी अच्छे से वहाँ पे सॉल्व किया है। हर एक क्वेश्चन को इंडिविजुअली सॉल्व आपके लिए वहाँ पे सॉल्यूशन अवेलेबल करवाया है। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे पार्ट 3 में, जिसमें हम नेक्स्ट 10 क्वेश्चन को कंटिन्यू करेंगे। तो जैसे कि मैंने आपसे पहले भी कहा है कि कुछ एक जो यूट्यूब चैनल्स हैं, अभी उसमें उन्हें जब मैं देखा इस रिलेटेड कंटेंट को यूट्यूब पे, तो कुछ एक चैनल्स अभी भी ऐसे हैं जो आपको जो जैसे बीएड एंट्रांस की जो बुक्स होती हैं उन्हीं के सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो जैसे मैंने पहले भी कहा है अपनी वीडियोस में, जो बीएड की बुक्स मार्केट में आज अवेलेबल है उनमें करेक्ट कंटेंट, करेक्ट मतलब इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो मैं अपनी वीडियो में क्या करता हूँ, जो बेस्ट टू बेस्ट इन्फॉर्मेशन होती है, करेक्ट इन्फॉर्मेशन आपको देने की कोशिश करता हूँ, और साथ में बताता भी रहता हूँ कि ये कौन सी बुक में ये क्वेश्चन गलत दिया है। ठीक है, तो ऐसे आपको बहुत सारी जो करेक्शंस हैं इन बुक्स में देखने को मिलेंगी। तो उन यूट्यूब चैनल पे भी मैंने देखा कि वो उन करेक्शन को करेक्ट नहीं कर रहे हैं, वो एज इट इज़, जैसे बुक में क्वेश्चन मान लीजिए आंसर डी दिया है तो उसमें अपनी वीडियोज़ में भी उसको आंसर डी ही दे रहे हैं, जबकि वो आंसर सही नहीं है। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब क्या है, जब भी आप किसी भी यूट्यूब चैनल पर किसी का भी वीडियो देखिए, बीएड से रिलेटेड किसी की भी वीडियो देखते हो, तो आपने इसको ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना है, थोड़ा खुद से भी सर्च करना है। ठीक है, यूट्यूब पे जाके, इंटरनेट पे जाके थोड़ा सा, यदि कमीशन के बारे में किसी क्वेश्चन में आपको डाउट आता है तो आपको खुद इंटरनेट पे जाना है और उस क्वेश्चन से रिलेटेड देखना है, वहाँ पे सर्च करना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का जो ये पार्ट है। तो ये क्वेश्चन नंबर 81 से शुरू करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 81 अगर आपको स्क्रीन पे विजिबल नहीं है, अपनी क्वालिटी इंक्रीज़ कर दीजिएगा, नहीं तो अपने यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने जो टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक दिया है, वहाँ से आपको ये इस क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है, यदि आपको यहाँ से अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा है तो यहाँ पे मैं आपके लिए क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ। क्वेश्चन क्या है, द सिंपल इंटरेस्ट ऑफ RS100 फॉर 4 months एट द रेट ऑफ 3 पैसा पर रुपी पर मंथ इज। ये देखिए किससे रिलेटेड है, सिंपल इंटरेस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है, साधारण ब्याज का। तो साधारण ब्याज मैक्सिमम लोगों ने आपने जो लोअर क्लासेस में पढ़ रखा होगा। साधारण ब्याज का क्या फॉर्मूला होता था, मूलधन गुना दर गुना समय बटे 100। ठीक है, मूलधन यानी प्रिंसिपल अमाउंट को P से रिप्रेजेंट करते हैं, दर को हम रेट कहते हैं इंग्लिश में, उसको R से रिप्रेजेंट करते हैं, और समय को हम T से डिनोट करते हैं, टाइम। ठीक है, और डिवाइडेड बाय 100। तो ये इसका फॉर्मूला हो जाता है इंग्लिश में। तो जो हिंदी वाले हैं वो P को लिखेंगे मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100। ठीक है, अब देखते हैं मूलधन, दर और समय आपके पास क्वेश्चन में क्या गिवन है। तो क्वेश्चन में गिवन है, जैसे ये क्या कह रहा है, ये देखिए यहाँ पे एक बात ध्यान देने वाली है जिसके ऊपर मैं आपका ध्यान ले जाना चाहूँगा। वेट अ मिनट, मेरा शायद इरेजर काम नहीं कर रहा। ओके, इरेजर क्यों मेरा इरेजर वर्क नहीं कर रहा है। ओके, तो जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हो, ये क्या दे रहा है, द सिंपल इंटरेस्ट ऑफ RS 10 रुपी फॉर 4 months एट द रेट ऑफ 3 पैसा पर रुपी पर मंथ। यहाँ देखो ये क्या कह रहा है, 4 महीने के लिए कितने की दर से आपको निकालना है, 3 पैसा पर रुपी पर मंथ। अब देखिए जो यहाँ पे दर है, ठीक है, ये भी क्या किस्त में दी है, पर रुपी पर पैसा पर मंथ, मतलब हर महीने के अकॉर्डिंग दी है। यहाँ पे आपको दर जो है वो महीने के अकॉर्डिंग दी है आपको। ठीक है, क्योंकि दर महीने के अकॉर्डिंग दी है, इसलिए जो है मंथ वाला सेक्शन है, मंथ वाले सेक्शन में आपको जो यहाँ पे टाइम है इसकी जगह 4 मंथ ही डालना है। अब आप में से कुछ लोग कंफ्यूज हो गए होंगे कि मैं क्या कह रहा हूँ। अब देखिए जो ये सिंपल इंटरेस्ट वाले फॉर्मूले, ये 2 तरह से सॉल्व होते हैं। मान लीजिए यहाँ पे दिया होता एट द रेट ऑफ 3 पैसा पर रुपी पर ईयर, क्योंकि यहाँ पे जो इसने इंटरेस्ट है, सिंपल इंटरेस्ट, क्योंकि जो रेट है पर ईयर के हिसाब से ये दे रहा है, तो उस केस में क्या होता, जो ये मेरा टाइम है, जैसे ये 4 मंथ है, इनको भी मुझे ईयर की फॉर्म में लिखना होता। ईयर की फॉर्म में का क्या मतलब है कि ईयर की फॉर्म में, अब देखिए 12 मंथ इज इक्वल टू 1 ईयर। ओके, तो 1 मंथ क्या हुआ, 1 मंथ इज इक्वल टू 1/12 ईयर। ओके, तो इसी तरह से 4 मंथ इज इक्वल टू 1/12 मल्टीप्लाइड बाय 4।
तो ये काट दिया मैंने, तो 1/3 ईयर। तो मुझे क्या लिखना पड़ता, ईयर की जगह उस केस में 1/3 डालना पड़ता, इस 4 की जगह क्या डालना पड़ता, मुझे 1/3 डालना पड़ता। कब, यदि ये रेट 3 पैसा पर रुपी पर मंथ की जगह यहाँ पे पर ईयर लिखा होता, ठीक है, क्योंकि अभी जो रेट है आपका वो भी पर मंथ के हिसाब से दिया है और जो टाइम है वो भी मंथ में ही दिया है। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में क्या करेंगे, इस केस में हम जो आपका जो टाइम है इसको मंथ की फॉर्म में ही अपडेट कर सकते हैं। यहाँ पे अपने क्वेश्चन में मंथ की फॉर्म में डाल सकते हैं। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, शायद मेरा इरेजर वर्क नहीं कर रहा है, वेट अ मिनट। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया है हमें, प्रिंसिपल अमाउंट कितना दिया, मुझे 10 रुपये दिया है, तो 10 मल्टीप्लाइड बाय रेट कितना दिया है 3 पैसा पर रुपी पर मंथ, और टाइम कितना दिया है, टाइम दिया आपको 4 मंथ्स, तो डिवाइडेड बाय 100। तो इतना ही करना था आपको। अब देखिए जब मैं इसको करता हूँ तो ये कितना हो जाएगा, 120 डिवाइडेड बाय 100, ठीक है, 120 डिवाइडेड बाय 100 ये कट गया, तो ये क्या आ जाएगा 1.2 रुपी, ठीक है। तो इस केस में जो सिंपल इंटरेस्ट है कितना होगा, सिंपल इंटरेस्ट 1.2 रुपी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं आपको, व्हाट डे ऑफ द वीक वाज 20th जून 1837। देखिए कैलेंडर से रिलेटेड ये प्रॉब्लम है, ठीक है। इसमें मैं बताऊंगा आपको किस तरह से करना है। एक सिंपल सा इसका फॉर्मूला है, ठीक है, वो फॉर्मूला बस आपको याद होना चाहिए। इस क्वेश्चन को आप बहुत इजीली वहाँ पे सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। अब बात करते हैं इस क्वेश्चन की। तो ये क्या कह रहा है, कैलेंडर से रिलेटेड प्रॉब्लम दोस्तों यदि आपको पता नहीं है तो आप YouTube पे भी जा सकते हैं, कैलेंडर से रिलेटेड प्रॉब्लम वहाँ पे एक बार देख सकते हैं, बहुत सारे YouTube चैनल ने अपलोड की होती है। पर यहाँ पे मैं सिर्फ इतनी रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन ही आपको दे रहा हूँ। तो जो मेरे व्यूअर्स हैं जो 2022 के लिए इसको देख रहे हैं, जिन्होंने वर्ष 2022 में देना है इस एग्ज़ाम को, तो उनके लिए हो सकता है मैं कैलेंडर प्रॉब्लम को अपलोड नहीं किया होगा, पर जो 2023 में दे रहे हैं तो वो एक बार मेरा प्लेलिस्ट का सेक्शन ज़रूर देख लें, क्या पता मैंने फ्यूचर में वहाँ पे अपलोड कर दिया हो, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं। तो देखिए इसमें क्या फॉर्मूला यूज़ होगा, एक ट्रिक यूज़ होगी। ट्रिक क्या है, एक्स प्लस वाई प्लस कोड प्लस डे, एक्स प्लस वाई प्लस कोड प्लस डे, इसको याद रखिएगा, इस ट्रिक को आप याद रखिएगा। अच्छा, इसमें ये एक्स क्या है, वाई क्या है, ठीक है। तो ये एक्स क्या है दोस्तों इसमें, तो यदि मैं इस एक्स की बात करूँ तो ये एक्स है लास्ट 2 डिजिट ऑफ द प्रीवियस ईयर, लास्ट 2 डिजिट ऑफ द प्रीवियस ईयर ऑफ द गिवन ईयर। इसका मतलब क्या है, यहाँ आपको कौन सी साल गिवन है, 1837 गिवन है। तो यहाँ पे जो ये एक्स है ये क्या चीज़ है, 1836। पहले तो क्या करना है आपने, इससे एक साल पीछे जाना है। तो इससे एक साल पीछे क्या हो गया 1836, और उसके लास्ट 2 डिजिट, जो लास्ट 2 डिजिट होंगे वो ये एक्स होंगे। लगा पता आपको। तो एक्स क्या है, एक्स है लास्ट 2 डिजिट्स ऑफ प्रीवियस ईयर ऑफ गिवन ईयर, मतलब आपको दिए गए वर्ष के पिछले वर्ष के लास्ट के 2 अंक हैं। ये दिए गए वर्ष कौन सा था, वर्ष 1837, और उससे पिछला साल कौन सा हो गया 1836, और उसके लास्ट के 2 डिजिट क्या होंगे, ये एक्स होंगे। तो अभी आपको एक्स मिल गया यहाँ पे। तो एक्स क्या है यहाँ पे एक्स है यहाँ पे आपका 36 है, ठीक है। अब ये वाई क्या है, अब वाई क्या होगा, जो ये लास्ट के 2 डिजिट है इनको आपको डिवाइड करना है 7 से, ठीक है। जब आप इसको 7 से डिवाइड करोगे तो जो आपको भाग करके आएगा, ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ डिवाइड करता हूँ, 36 को भाग 7 से डिवाइड करता हूँ, तो 7 5 कितने होते हैं 35 और 1 36। तो यहाँ पे क्या बचा आपके पास, यहाँ पे क्या हो गया आपके पास, भागफल कितना है आपके पास, भागफल 5 आया, ठीक है। तो भागफल आपके पास यहाँ पे 5 आया। तो यहाँ पे y क्या होगा, y आपके पास ये भागफल होगा, ये ध्यान रखना, y क्या होगा, हमेशा भागफल होगा। तो यहाँ पे y क्या होगा 5, तो 36 + 5 हो गया। अच्छा 36 + 5 नहीं, तो 36 क्या है, तो y क्या आ गया आपके पास, y = 5 यहाँ पे आपके पास आ गया। अच्छा अब ये कोड क्या है, तो देखिए हर सेंचुरी ईयर के लिए, मान लीजिए हर शताब्दी वर्ष के लिए आपके पास एक कोड गिवन है इस ट्रिक में। अच्छा कोड क्या है, तो अब आप बोलोगे हमारी शताब्दी के लिए क्या कौन सा कोड है, तो 2001 से लेकर 2100 तक कौन सा कोड है, कौन सा कोड गिवन है, 0। अच्छा तो और 1901 से लेकर 2000 तक कोड क्या है, कोड है 1। अच्छा तो 2101 से लेकर 2200 तक ये क्या कोड है, कोड है 2, ठीक है। 2101 से लेकर 2 नहीं है, यहाँ पे कोड है 1। सिमिलरली 1801 से लेकर के 1900 तक क्या कोड है, 1801 से लेकर के 1819 तक कितना कोड है आपके पास, कोड है 3। तो ठीक है, और यहाँ पे भी कोड कितना है, यहाँ पे कितना, 0 के बाद 1 कोड है, 1 के बाद 3 है। तो वैसे ही सिमिलरली 2022
सॉरी 2201 से लेकर 2200, इसके बाद क्या आएगा 2201 ही तो आएगा, 2201 से लेकर 2300 तक क्या कोड है 3। तो इस तरह से 0 1 3, इससे पिछला साल होगा तो 5 7, इस तरह से ऑड फॉर्म में ये चलते जाएंगे। ठीक है, तो अभी आपके लिए अभी यहाँ पे क्या 1836 गिवन है, तो ये देखना है आपने कहाँ पे फॉल कर रहा है, 1801 से लेकर 1900 तक इसके बीच में फॉल कर रहा है। तो यहाँ पे कोड क्या यूज होगा 3। तो इसकी आप एक छोटा सा टेबल अपने पास बना करके रख सकते हो इनको इनका। ठीक है, अच्छा तो यहाँ पे क्या यूज होगा, कोड 3 यूज होगा। तो यहाँ पे कोड की जगह क्या क्या आएगा, कोड की जगह यहाँ पे आएगा 3। ठीक है, अब ये डे क्या चीज़ है, ठीक है, अब ये डे क्या है, ये डे है ऑड डेज। ठीक है, अच्छा अब ये ऑड डे क्या चीज़ है, ये अभी मैं आपको बता देता हूँ। तो ये जो ऑड डे है ये कैसे कैलकुलेट करने हैं आपको, तो ये ऑड डे आएंगे आपके जनवरी से लेकर के, यहाँ पे देखिए आपको क्या दिया है 20th जून दिया ना आपको डेट। तो आपको क्या करना पड़ेगा, जनवरी से लेकर जून तक के जितने भी ऑड डेज हैं उन सभी को सम करना होगा। अब आप पूछ सकते हैं ये ऑड डेज क्या होते हैं, तो जैसे जनवरी में होते हैं जनवरी में कितने दिन होते हैं, जनवरी में होते हैं 31 दिन। ठीक है, अब 31 को यदि मैं 7 से भाग करूँ, ठीक है, तो 7 से भाग करता हूँ इसको, 31 को इस तरह से भाग करता हूँ 7 से, तो 7 चौके होते हैं 28, तो 3 बचते हैं शेषफल। तो ये जो 3 बच गया शेषफल जो बच गया, ये होते हैं नंबर ऑफ ऑड डेज इन अ मंथ। ठीक है, तो यहाँ पे जनवरी में कितने ऑड डे होंगे 3। अच्छा तो जो फरवरी होगी उसमें कितने होंगे, देखिए अब फरवरी को यदि आपने चेक करना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, क्योंकि फरवरी फ्लक्चुएट करती रहती है, क्या मतलब है कि उसमें 28 दिन भी होते हैं और 29 दिन भी होते हैं। तो लीप ईयर में कितने दिन होते हैं, उसमें 29 दिन होते हैं, और नॉर्मल ईयर में होते हैं 28 दिन। तो सबसे पहले आपको चेक करना पड़ेगा जो गिवन ईयर आपको क्वेश्चन में है क्या वो लीप ईयर तो नहीं है। मान लीजिए वो लीप ईयर है तो उस समय आप 29 पुट करना, ठीक है, और फिर उसको 7 से भाग करना यदि आपने फरवरी में टोटल नंबर ऑफ ऑड डेज निकालने हैं। तो यहाँ पे कितना होगा 7 चौके 28 और 1 29, तो फरवरी में कितना ऑड डे आएगा 1। यदि वो नॉर्मल ईयर है तो उसमें क्या हो जाएगा 28 हो जाएंगे उसके दिन, और 7 से पूरी तरह से भाग हो जाएंगे, तो 7 चौके 28। तो इसमें कितने ऑड डे आए, 0 ऑड डे आएंगे। ठीक है, तो इसी तरह से आप मार्च के निकाल सकते हो, अप्रैल के निकाल सकते हो, मई के, जून के। ठीक है, इस तरह से आप ऑड डेज निकाल सकते हो इन अ ईयर। तो मान लीजिए, ठीक है, अब हमने क्या करना है, अभी आज मेरा एक्चुअली ना मेरा ये इरेज़र नहीं चल रहा है इसमें ठीक से, तो इस वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, बहुत ही धीरे चल रहा है इरेज़र, इसमें कुछ दिक्कत आ रही है हमें। ठीक है, तो थोड़ा सा आप कॉम्प्रोमाइज़ करिएगा। अच्छा तो ये अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्या कह रहा है ये। अब हमें क्या करना है, जनवरी से लेकर के और डेज निकालने इसमें, ठीक है, जून तक। तो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, कहाँ तक जाना है हमें जाना है जून तक, मई और जून। ठीक है, जून। अच्छा अब मुझे आपको पता लग गया होगा, तो जनवरी में कितने दिन होते हैं 31 दिन, तो 7 चौके होते हैं 28 और 3 होते हैं 31, तो कितने ऑड डे आएंगे 3। अच्छा फरवरी में कितने आएंगे, देखिए 1837 क्या है, लीप ईयर है क्या, ये कोई भी लीप ईयर है कि नहीं, इसके लिए क्या करते हैं उसको, उस साल को हम 4 से भाग कर लेते हैं। यदि उस पूरी तरह से भाग हो जाए तो वो लीप ईयर है, अदरवाइज वो लीप ईयर नहीं है। तो जैसे यदि इसको हम 4 से भाग करेंगे तो ये पूरी तरह से भाग नहीं होगा 4 से। ठीक है, तो ये क्या होगा, लीप ईयर नहीं होगा। यदि लीप ईयर नहीं होगा तो इसमें होंगे 28 दिन। 28 दिन को यदि 28 को मैं 7 से भाग करूँ, 7 चौके 28, ये फरवरी में कितने ऑड डे आएंगे 0। अब मार्च की बात करते हैं, मार्च भी 31 का होता है, इसलिए इसमें भी कितने ऑड डे आएंगे 3। अप्रैल होता है 30 का, तो 7 चौके 28, 2 बच गए शेष, तो 28 तो 30। मई कितने की होती है, मई होती है 31 की, तो इसमें भी आएंगे 3। अच्छा अब जून में आपको कहाँ तक जाना है, देखिए ये 20th जून की बात कर रहा है, तो जून में कहाँ तक जाना है आपको, 20 तक जाना है। तो 20 तक जाना है तो अब क्या करेंगे, 20 को हम सीधा 7 से भाग कर देंगे। ठीक है, 7 दूनी 14 और 6 20, तो कितने ऑड डे आएंगे 6 जून, तो 6 यहाँ पे ऑड डे आए। अब जितने भी ऑड डे आए इनको आप सम करिए। ठीक है, सम करना है अब आपको, तो 6 3 9, 9 2 11, 11 और 3 14, 14 और 3 17। ठीक है, तो टोटल ऑड डेज कितने आए 17। ठीक है, एक बार फिर से चेक, 3 3 6 6 12 12 3 15 2 17। ठीक है, 17 ऑड डेज आए हैं। ठीक है, आपके पास टोटल क्या, अब इन डेज की जगह क्या हमें 17 पुट करना है, जी नहीं, अभी आपको 17 डेज की जगह पुट नहीं करना है। अब क्योंकि ये जो डिजिट है, जो टोटल नंबर ऑफ ऑड डेज आपके पास आए हैं, ये 7 से बड़े हैं, ध्यान रखना इस बात का, क्योंकि ये 7 से बड़े हैं तो इनको एक बार फिर से आपको क्या करना पड़ेगा, 7 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो डेज में कौन सी क्वांटिटी आएगी, हमेशा ही 7 से छोटी क्वांटिटी आएगी। मान लीजिए आपके पास ऑड डे आते हैं 8, तो आपके पास डेज में क्या आप डेज में 8 भरोगे, नहीं, डेज में क्या आएगी, हमेशा ही क्वांटिटी 7 से कम की। अब देखिए यहाँ पे अभी आपका टोटल नंबर ऑफ ऑड डे 17 आए हैं, तो अब क्या करता हूँ मैं, 17 को 7 से भाग करता हूँ, 7 दूनी 14, यहाँ पे 3 आपके पास रिमाइंडर बच गया। तो अब
डेज में आपको कितना डालना है, इस बार डेज में आपको 3 डालना है डेज में, ठीक है। डेज में कितना डालना है आपको, 3 डालना है। अच्छा, तो क्या मैं इन सबको अब ऐड कर लूँ, बिल्कुल ऐड कर लेता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा 36 + 5 + 3 + 3। अब देखिए 3 3 6 6 5 11, तो 36 और 11 कितने हुए, ठीक है। तो इस केस में कितना हो जाएगा, ओके, तो इस केस में 36 और 11 कितने हो जाएंगे, 47 47 हो जाएंगे। अच्छा, तो अब ये 47 आपके पास यहाँ आ गया है। अब इस 47 का क्या करना है, इस 47 को भी अब क्या करना पड़ेगा आपको, फिर से 7 से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। इस प्रोसीजर को हमेशा ध्यान रखिएगा, जिस प्रोसीजर को मैं फॉलो कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो अब जो आपके पास रिजल्ट आएगा इनका, मान लीजिए वो 7 से बड़ा आया, ठीक है। इफ रिजल्ट इज ग्रेटर देन 7, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उस रिजल्ट को फर्दर डिवाइड करना पड़ेगा 7 से। तो अब देखो 47 को जब मैं 7 से भाग करता हूँ, 7 6 42, ठीक है। तो 5 आपके पास यहाँ क्या बच गया, रिमाइंडर बच गया 5। अच्छा, अब आपके पास 5, तो एट लास्ट जो रिजल्ट आपके पास आया वो क्या आया, 5 रिजल्ट आया। अच्छा, यदि आपके पास 5 रिजल्ट आया तो अब हमें निकालना क्या था कि उस दिन कौन सा वार होगा उस दिन, ठीक है। तो ये 5, तो आपके पास आंसर तो 5 आया। अब आप बोलोगे आंसर तो हमारा 5 आया है, तो इसमें कैसे देखेंगे। अब देखिए जितने भी आपके डेज होते हैं ना, जैसे संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, इनको एक नंबर असाइन होता है। इनको क्या होता है, एक नंबर असाइन होता है। तो देखिए जैसे कि आप बात करें मंडे की, मंडे को होता है नंबर असाइन 1, मंडे, ट्यूसडे, थर्सडे, सॉरी मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे आएगा यहाँ पे, वेडनेसडे, थर्सडे, ओके। इसको थोड़ा सा रब कर लेता हूँ, थर्सडे। आज मेरा ना इरेजर नहीं चल रहा है, इस वजह से थोड़ा हो सकता है ये वीडियो की लेंथ लंबी हो जाए। फ्राइडे, सैटरडे और संडे। अब देखिए, अब इनको आप ना अच्छी तरह से खुद के पास लिख लीजिएगा, ठीक है। इस ट्यूसडे को 2, वेडनेसडे को 3, थर्सडे को 4 और फ्राइडे को 5, ठीक है। इसी तरह 6 इसको, और संडे को कितना होता है 0, ध्यान रखना संडे को कौन सा नंबर असाइन है 0। तो अभी आपके पास आंसर क्या आया, 5, फ्राइडे आ रहा है ना आपके पास क्या आंसर आ रहा है, फ्राइडे आपके पास आंसर आ रहा है, ठीक है। एक मिनट में इसको क्रॉस चेक एक बार कर लेता हूँ, ओके दोस्तों, तो मैंने इसको रेक्टिफाई किया था। तो इसमें हमने कहाँ थोड़ी सी गड़बड़ कर दी थी। मैंने क्या बोला था, सबसे पहले चलिए शुरू से हम इस कॉन्सेप्ट को देखते हैं। तो यहाँ पे हमने थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को मिस कर दिया था। क्या कॉन्सेप्ट को मिस किया था हमने, वो मैं आपको यहाँ बताता हूँ। तो एक्स क्या था, सबसे पहले शुरू से शुरू करते हैं। एक्स क्या था, जैसे आपके पास कोई ईयर दिया है 1837, ठीक है। तो एक्स क्या है, उससे एक साल कम कर देना है आपने। जैसे 1837 से एक साल कम क्या हो जाएगा, 1836। 1836 के एक्स में क्या लेना है आपने, इसके लास्ट के 2 डिजिट लेने हैं, ठीक है। लास्ट के 2 डिजिट ले लिए, तो एक्स की जगह मैंने लिख लिया 36। अच्छा, वाई की जगह क्या लिखना है, इस 36 को, एक्स को क्या करना है आपको, एक्स को करना है डिवाइड 4 से। पिछली बार हमने क्या कर दिया था, एक्स को 7 से डिवाइड कर दिया था, वो हमने थोड़ा गड़बड़ किया। तो सेकंड स्टेप क्या है, स्टेप 1 क्या है, स्टेप 1 है आपने एक्स क्या होता है, प्रीवियस ईयर ऑफ गिवन ईयर। आप कॉपी पे लिख सकते हो, एक्स इज इक्वल टू प्रीवियस ईयर ऑफ गिवन ईयर एंड व्हाट इज वाई, वाई इज इक्वल टू x डिवाइडेड बाय 4। x क्या था, जैसे कि यहाँ पे x 36, तो यहाँ पे अब y क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू x डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम, यहाँ पे 36 हमारे को मिल गया है ना x, तो हम 36 को जब 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 36 डिवाइड बाय 4, तो यह आएगा 9, ठीक है। तो y की जगह क्या पुट करना पड़ेगा, हमने पिछली बार हमने 5 पुट कर दिया था, इस बार क्या पुट करना पड़ेगा 9। 5 क्यों पुट किया था हमने, पिछली बार थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी कि हमने जो इसको 36 को 7 से डिवाइड किया था। तो दूसरे स्टेप में हमेशा ध्यान रखिएगा, उसको 7 से डिवाइड नहीं करना है, उसको आपको 4 से डिवाइड करना है, ओके। तो इस तरह से y की जगह 9 आ जाएगा। कोड क्या होता है, कोड जैसे मैंने आपको बताया कि हर सेंचुरी ईयर के लिए आपको कोड गिवन है, जो मैंने आपको टेबल बताया था वो आपने लिख लेना अपने पास। तो उस टेबल के अकॉर्डिंग 1801 से लेकर 1900 तक क्या कोड गिवन है, 3। तो कोड की जगह आपने 3 डालना है। और डेज कैसे निकालते हैं, सिमिलरली जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताए, डेज में कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो इस तरह से आपका यहाँ पे थोड़ी सी मॉडिफिकेशन हो जाएगी, जहाँ हमने 5 लिखा था वहाँ हमने 9 लिखना पड़ेगा हमें। तो अब क्या हो जाएगा, 36 और 15 करना पड़ेगा हमें सम, ठीक है। तो फिर 36 और 15 को जब आप ऐड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 51 मिलेगा, 51 मिलेगा। अब आपको 51 को, अब देखो रिजल्ट क्या आएगा आपका, एक नंबर आएगा आपका रिजल्ट जो 7 से छोटा होगा। अब इस 51 को क्या करना पड़ेगा, फर्दर आपको डिवाइड करना पड़ेगा, किससे, 7 से डिवाइड करना पड़ेगा। 51 को जब आप 7 से डिवाइड करते हो तो 7 7 होते हैं, 7 7 होते हैं 49 और 2 होते हैं 51। अब देखो आंसर आपका कितना आया, 2। आंसर कितना आया, 2। अब 2 पे क्या है, 1 को, तो 1 नंबर किसे असाइन है, मंडे को, और 2 किसे असाइन है, ट्यूसडे को। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ट्यूसडे। आई होप दोस्तों आपको समझ आ गया होगा। जो थोड़ी सी इसमें करेक्शन थी वो हमने यहाँ पे कर दी है। तो ऐसी छोटी मोटी करेक्शन हो जाती है, क्योंकि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जब पढ़ाते हैं तो बहुत सारी चीज़ें होती है, आपको कोई करेक्ट करने वाला नहीं होता, आपको खुद ही
अपने आप को करेक्ट करना होता है, तो इसमें हो जाता है कई बार थोड़ी सी मिस्टेक भी हो जाती है, पर हमने क्या कर दिया, उस मिस्टेक को रेक्टिफाई किया। तो अब आपने इस मिस्टेक को मत करना, आप इस मिस्टेक को अपने एग्जाम में मत दोहराना, आप लिख लेना, ठीक है, इसको प्रॉपर्ली लिख लेना, स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 करके जिस तरह से मैंने बोला है आप उसी तरह से लिखना, ठीक है। तो एक्स क्या होता है, वाई क्या होता है, कोड क्या होता है, डे क्या होता है, मैंने डिटेल में आपको यहाँ पे समझा दिए। अब मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 83 की ओर। जो क्वेश्चन नंबर 83 है ये रिलेटेड है रेशो एंड प्रपोर्शन से। तो ये क्या कह रहा है, ए रेशो बी इज इक्वल टू 2:3, बी रेशो सी इज इक्वल टू 4:3, देन फाइंड ए रेशो बी रेशो सी। ठीक है, ये क्या कह रहा है, हिंदी क्वेश्चन, हिंदी में इस क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं, ठीक है। आपको रेशोज दिए हैं, ए रेशो बी कितना है, ए अनुपात बी दिया है आपको 2:3 में, और बी अनुपात सी दिया है 4:3 में। तो ए अनुपात बी अनुपात सी आपको निकालना है। तो इस क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करना है आपको, जैसे ए अनुपात बी कितना गिवन है आपको, ए अनुपात बी गिवन है आपको 2:3, ठीक है। सिमिलरली आपको क्या गिवन है, बी रेशो सी कितना गिवन है आपको 4:3 गिवन है, ठीक है। इस केस में आपने क्या करना है, हमेशा ही जो इन दोनों में, जैसे ये फर्स्ट इक्वेशन अगर मैं इसको मानूं, इसमें सेकंड इक्वेशन मानूं, इन दोनों में कॉमन कौन सी टर्म है, कॉमन है देखो ये वाली टर्म, बी वाली टर्म क्या इन दोनों में कॉमन टर्म है। अब क्या करना है आपने, इन दोनों में ही आपको क्या करना होगा, इस बी वाली कॉमन टर्म को इक्वल कर देना होगा, ऊपर भी और नीचे भी, नीचे वाले इक्वेशन 1 में भी और इक्वेशन 2 में भी जो बी वाली टर्म है, यहाँ जैसे यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 4 है, इन दोनों को आपने इक्वल करना है। अब देखो कैसे इक्वल हो सकते हैं, ये इक्वल तभी हो सकते हैं यदि मैं 3 को 4 से मल्टीप्लाई करूं तो ये हो जाएगा 12, और इस नीचे वाली को 4 को 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो देखो ये भी हो जाएगा 12। तो क्या करता हूं, इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूं और इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, ठीक है, समझ आ रहा है आपको। तो ये इक्वेशन 1 है तो इसको कितने से, 3 से, सॉरी इसको मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगा और नीचे वाली को मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा। देखिए फिर क्या मिलेगा हमें, तो मेरे को ए रेशो बी क्या मिल जाएगा, 8:12, ठीक है। क्या किया मैंने, 4 को 2 से गुणा किया और सिमिलरली 4 को 3 से गुणा किया। निचली साइड क्या करूंगा मैं, निचली वाली इक्वेशन में यहाँ से 3, इसको 3 से गुणा करूंगा, इसको भी 3 से गुणा करूंगा, तो बी रेशो सी क्या मिल जाएगा आपको, बी रेशो सी मिल जाएगा आपको 12:9, ठीक है, 12:9। अब आप बोलोगे, अब फिर ए अनुपात बी अनुपात सी क्या आएगा। अब देखिए बी का अनुपात दोनों में सेम है, बी का अनुपात, ठीक है। तो अब सिंपली आपका क्या हो जाएगा, ए रेशो बी रेशो सी को अब कैसे लिख पाओगे आप, क्योंकि जो बी है ये दोनों में आपका इक्वल हो चुका है। अब आप कैसे लिख सकते हो, सिंपली लिख सकते हो कैसे, 8:12:9, इस तरह से आप लिख सकते हो इसको, 8:12:9 इसको लिख सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से आप इस रेशो वाले इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारा इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसमें दिया है, क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर है आपके पास 84 की ओर बढ़ते हैं। ये वाला क्वेश्चन तो बहुत ही आसान सा है। कैसे आसान सा है, इसमें लॉजिक आपको ढूंढने की कोशिश करनी है। ये क्या कह रहा है, यदि 84 मल्टीप्लाइड बाय 13 को यदि आप लिख सकते हो भाई 8, और 37 मल्टीप्लाइड बाय 13 को यदि आप लिख सकते हो 6, और 26 मल्टीप्लाइड बाय 11 को आप लिख सकते हो 6, तो आपको बताना है कि 56 गुणा 22 को आप क्या लिख पाओगे। तो देखिए यहाँ पे आप इसमें रिलेशन फाइंड करने की कोशिश कीजिए। यदि हम 8 और 4 को जमा कर दें तो ये क्या आएगा 12, और यदि 3 और 1 को जमा कर दें तो क्या आएगा 4। तो देखिए इसका रिजल्ट क्या आएगा, 8 जमा 4 हो जाएगा 12, और 3 जमा 1 हो जाएगा 4। फिर ये 12 में से आप अगर ये 4 घटा दोगे तो आपको उत्तर मिलेगा 6। तो ये लॉजिक यहाँ पे लगेगा। तो सिमिलरली 3 और 7 कितने होते हैं 10, और 3 और 1 कितने होते हैं 4। तो अब 10 में से जब 4 आप घटा दोगे तो आंसर मिलेगा 6। सिमिलरली 6 और 2 होते हैं 8, और 1 होते हैं 2, जब 8 में से 2 घटा दोगे तो उत्तर मिलेगा 6। सिमिलरली 6 और 5 कितने होते हैं 11, और क्या था यहाँ पे 22 था ना, तो 2 और 2 कितने होते हैं 4, तो 11 में से 4 जाएगा तो उत्तर क्या आएगा 7। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा 7, उत्तर इसका हो जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 85 की ओर जाते हैं, और 85 को थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो देखते हैं एक 85 क्वेश्चन क्या कह रहा है। वेट अ मिनट, 85 क्वेश्चन, जो ये क्वेश्चन रिलेटेड है लॉस एंड प्रॉफिट से, थोड़ा सा रिलेटेड है क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, ये ए शॉपकीपर सेल 400 मीटर क्लोथ एट द रेट ऑफ 18,000 एट लॉस ऑफ 5 पर मीटर, फाइंड हिज कॉस्ट प्राइस फॉर 1 मीटर ऑफ क्लोथ। अब देखिए ये क्या कह रहा है कि एक दुकानदार है, उसने अपना 400 मीटर कपड़ा 18,000 रुपये में बेचा। जब वो अपना 400 मीटर कपड़ा 18,000 रुपये में बेचता है तो उसे कितने का नुकसान होता है, ठीक है। तो उससे कितने का नुकसान होता है, 5 रुपये प्रति मीटर का नुकसान होता है, 5 रुपये प्रति मीटर
पर मीटर, ठीक है, प्रति मीटर का उसे नुकसान हो जाता है। तो आपको क्या निकालना है, कॉस्ट प्राइस निकालना है। तो आपने क्या निकालना है, उसका क्रय मूल्य निकालना है। अब देखिए बेच कितना रहा है, कितने पे रहा है, वो 18,000 का बेच रहा है। 400 मीटर कपड़े को वो 18,000 रुपये का बेच रहा है, ठीक है, और उसे 18,000 रुपये में जो वो बेचता है तो उसे 5 रुपये की हानि होती है प्रति मीटर पे, ठीक है, प्रति मीटर पे उसे कितने की हानि होती है, 5 रुपये की। तो अब आपको क्या निकालना है कि यदि उसने 18,000 में वो बेचा तो उसने खरीदा कितने में होगा। तो यदि मैं यहाँ देखो इसको सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ, तो सेलिंग प्राइस या फिर विक्रय मूल्य जिसे बोलते हैं, यहाँ पे एसपी लिख रहा हूँ, सेलिंग प्राइस, ठीक है। तो 400 रुपये, 400 मीटर कपड़ा जो है उसने कितने का बेचा, 18,000 रुपये का, ठीक है, 18,000 रुपये का। तो 1 मीटर कपड़ा उसने कितने का बेचा होगा, 18,000 भाग 400, ठीक है। तो यहाँ से ये कट जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो। तो सिमिलरली 4 चौके 16, 2 18 4 5 20, 45 रुपये प्रति मीटर, ठीक है। तो 1 मीटर उस कपड़ा उसने कितने में बेचा, 45 रुपये में, 45 रुपये में। अब देखिए ये क्या रहा है कि उसे हानि हुई है, उसे कितने का लॉस होता है, 5 रुपये प्रति मीटर की हानि से उससे ये बेचा है। तो देखिए यदि उसने 5 रुपये प्रति मीटर की हानि से ये बेचा होगा तो उसको कॉस्ट प्राइस सीपी, कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 मीटर क्लॉथ, तो उसको कॉस्ट प्राइस कितने का पड़ा होगा। तो देखिए 45 रुपये का उसने बेचा, 45 रुपये प्रति मीटर को उसने तब बेचा जब उसे 5 रुपये प्रति मीटर की हानि हुई। इसका मतलब उसका कॉस्ट प्राइस कितना था, 45 जमा 5। तो एक्चुअल कॉस्ट प्राइस कितना था उसका, 50 रुपये उसका कॉस्ट प्राइस था, ठीक है। अब क्योंकि उसका कॉस्ट प्राइस 50 रुपये था, ये कितने का था, 1 मीटर क्लोथ का कॉस्ट प्राइस कितना आ गया, हमारे पास 50 रुपये निकल के आ गया। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये दे भी रखा होगा इसने, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 88 के, कह रहा है द ईयर नेक्स्ट टू 1988 हैविंग द सेम कैलेंडर एज दैट ऑफ 1988। ये क्या कह रहा है कि 1988 के बाद ऐसा कौन सा साल आएगा जिसमें पूरे के पूरे दिन 1988 के जैसे ही होंगे। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये कि मान लीजिए 25 जनवरी 1988 को मंगलवार है, तो ऐसा अगला, और 26 तारीख को क्या है, बुधवार है, 27 तारीख को वीरवार है। तो ऐसा सिमिलर सा कैलेंडर अब अगले कौन से साल में ऐसा होगा जब ऐसा ही सेम कैलेंडर रिपीट होगा। तो देखिए कैलेंडर प्रॉब्लम से रिलेटेड ये आपको ये क्वेश्चन यहाँ पे गिवन है। मैं बताता हूँ आपको इसे कैसे सॉल्व करते हैं। बहुत ही आसान सा है दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत ही आसान सा है। इसके लिए भी क्या है, आपको मैं एक ट्रिक बताऊंगा, उस ट्रिक को आपको फॉलो करना है। तो इस तरह के सारे क्वेश्चन जो है उसी ट्रिक से आपके सॉल्व हो जाएंगे। तो ट्रिक क्या है, तो इसमें क्या करना होता है आपको, इसमें मैं अब आपको यहाँ पे कुछ लिख रहा हूँ। देखिए सबसे पहले आपको देखना है कि जो ईयर आपको गिवन है क्या वो लीप वर्ष तो नहीं है, क्या वो लीप वर्ष तो नहीं है। अभी भी मैंने बताया कि लीप वर्ष कैसे चेक करते हैं, कि जो आपको गिवन ईयर है, जैसे 1988 यहाँ गिवन है, इसको 4 से भाग करना होता है। यदि ये 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाता है, कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है, तो इसका मतलब ये लीप वर्ष है। देखते हैं क्या 1988 लीप वर्ष है। तो ये इसको जब भाग करेंगे, 4 चौके 16, 38, 9 चौके 36 और 2 38, 7 चौके 28। तो बिल्कुल क्या है, ये 947 इसका आ रहा है, कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है, मतलब 1988 क्या है, लीप वर्ष है। यदि 1988 लीप वर्ष है तो इसको किस तरह से सॉल्व किया जाए। तो ठीक है, तो यहाँ पे मैं 1900, देखिए यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 1988 लिख रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब इसी अगला 1989, 1990, 1991, 1991। अब देखिए 1992 में क्या हो जाएगा, यही 1 2 3 4, 1991, 88, 89, 90, 91 और 1992। तो 1992 में क्या हो जाएगा, फिर से लीप वर्ष आ जाएगा। तो यहाँ पे 1988 क्या है, एक लीप वर्ष है, और इसके बाद चौथा साल लीप वर्ष होता है। देखिए 1989, 1990, 1991, अब अगला लीप वर्ष कौन सा होगा, 1992 का लीप वर्ष होगा। तो अब देखिए इसमें क्या कॉन्सेप्ट है, क्या ट्रिक है इसकी। तो 1988 के बाद जस्ट अगला वर्ष कौन सा है, जस्ट अगला वर्ष है 1989, ठीक है। तो 1989 जस्ट अगला वर्ष है। तो जस्ट अगला वर्ष में आपने क्या करना है, यहाँ पे मैं +5 लिख रहा हूँ, इसका मतलब क्या है कि 1989 के बाद अगला ऐसा कौन सा साल होगा जब 1800 लिख दिया मैंने यहाँ पे, तो 1989। अब देखिए 1989 के बाद ऐसा कौन सा साल आएगा जब इसका कैलेंडर 1989 का कैलेंडर उस साल के साथ मैच करेगा। तो वो कौन सा साल होगा, इसमें 5 आपने ऐड करना है। तो ये क्या हो जाएगा, 1994। तो 1994 में ये कैलेंडर 1989 का रिपीट होगा, कंप्लीटली रिपीट होगा। तो इसमें क्या करना है, आपने +5 करना है। तो सिमिलरली जो नेक्स्ट होगा 1988 से दूसरे नंबर पे जो ये साल है, इसमें कितने ऐड करने हैं आपने, +11, 11 साल ऐड कर देने। और तीसरे में कितने ऐड कर देने आपने, इसमें भी +11 ऐड कर देने। मान लीजिए वो पूछता कि 1991 जो है वर्ष, 1991 जो है, इसका जो साल है, इसका जो कैलेंडर है, अगली बार कब रिपीट होगा। तो अब आप क्या करते, सबसे पहले देखते क्या 1991 लीप वर्ष है। मैंने देखा कि 1991 तो लीप वर्ष नहीं है, क्योंकि 4 से पूरी तरह भाग नहीं होता। फिर आप देखेंगे इसके
इससे पिछला कौन सा लीप ईयर था? फिर आप ये देखेंगे, मान लीजिए 1991 से पहले कौन सा था? देखिए यहाँ पे आप देखिए 1991 से पहले 1990 भी नहीं था, 1989 भी नहीं था, 1988 था। तो आप क्या लिखेंगे? 1988 लीप ईयर से लिखना शुरू करेंगे। 1988, 1989, 1990, 1991। अब आप देखेंगे कि कौन से नंबर पे आ रहा है ये? क्या ये लीप वर्ष से जस्ट पहले नंबर पे आ रहा है? तब तो आप, यदि ये यहाँ पे 1989 की बात करता वो, तब तो इसमें आप +5 ऐड करते। और यदि दूसरे नंबर पे आ रहा है तो आपको कितने ऐड करना होता? 11 ऐड करना होता। तो यदि आप तीसरे नंबर पे आ रहा हो तब भी कितने ऐड करना होता है? 11 ऐड करना होता है, ठीक है। तो यदि आपको कोई भी लीप ईयर दे, मान लीजिए जैसे आपको देता है, यहाँ पे उसने दिया होता 1991 दिया होता, तो आप क्या करते? सबसे पहले देखते क्या 1991 लीप वर्ष है? जैसे कि ये लीप वर्ष नहीं है यहाँ पे, तब आप क्या करते? तब आप इससे पहले वाला लीप ईयर देखते कि इससे पहले कब लीप ईयर था। तो जैसे कि इससे पहले लीप ईयर था 1988 में, तो 1988 से कितने नंबर पे आ रहा है ये? जैसे ये आ रहा है यहाँ पे आपका तीसरे नंबर पे आ रहा है ये, ठीक है, तीसरे नंबर पे। तो जो चीज़ लीप ईयर से तीसरे नंबर पे आती है उसमें हमें कितना ऐड करना होता है? उसमें हमें 11 ऐड करना होता है। तो इसमें मैं कितना ऐड करूंगा? 11 ऐड कर दूंगा। तो मान लीजिए 1991 पूछता तो कितना आता है यहाँ पे? तो यहाँ पे आता 2002, यहाँ पे इसका उत्तर होता है, ठीक है। तो अच्छा, इतना को तो हो गया, पर जो ये लीप ईयर है इनका क्या? ठीक है, इनका देखिए, इनका सिंपल सा फंडा होता है। इसमें क्या करना होता है आपको? +28 करना होता है। लीप ईयर में कितना ऐड करना होता है? +28 ऐड करना होता है, 28, ठीक है। तो याद रखना हमेशा ही, जो लीप ईयर होंगे उसमें आपने 28 ऐड करना है। इसके अलावा जो लीप ईयर से जस्ट पहला साल होगा उसमें 5 ईयर ऐड करना है, जो दूसरा साल होगा उसमें +11 ईयर ऐड करना है, और जो तीसरा साल होगा उसमें भी +11 ईयर ऐड करना है। तो जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा था 1988 के बाद जो कैलेंडर है वो कब रिपीट होगा, तो अब आपको क्या करना है? सिंपली आपको पता है 28 इसमें ऐड करना है। 8 8 16 का 6 1, 8 2 10 11 1 9 1 10 1 1 2, तो 2016 नेक्स्ट बार ये कब रिपीट होगा? ये कैलेंडर 2016 में। तो अब देखिए दोस्तों, आपको 86वें क्वेश्चन में 2016 कहीं भी ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। तो यहाँ पे क्या है? जो 86 क्वेश्चन है ये गलत है, ठीक है, ये क्वेश्चन ही गलत है, क्योंकि 2016 इसका सही उत्तर होता। अब आप बोलते, अब आप सोच सकते हो एक बार के लिए, यार ये तो मतलब कहीं मैं गलत तो नहीं पढ़ा रहा हूँ आपको। तो इसके लिए क्या करो आप, यदि आपको थोड़ा भी डाउट होता है, आप इंटरनेट पर जाइए, वहाँ देखिए, वहाँ से क्रॉस चेक कीजिए, तब आपको क्लियरिटी हो जाएगी। तो ये जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको यहाँ पे बताया, ये आपको लिख लेना अपनी कॉपी में साइड में। आप देखेंगे सिमिलर से क्वेश्चन पूछता है एचपीयू वाले, क्या पूछते हैं? सिमिलर से क्वेश्चन पूछते हैं, बस टर्म चेंज कर लेते हैं वो, ठीक है। तब वो क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व होंगे वो आपको पता रहना चाहिए, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट का पता रहना चाहिए। यदि आपको कॉन्सेप्ट पता है तो आप इजीली जो क्वेश्चन वहाँ पे आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे उनको आप क्या कर पाओगे? इजीली वहाँ पे सॉल्व कर पाओगे। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 87 है, फाइंड सिंपल इंटरेस्ट ऑफ ऑन RS 7000 कितने की पर ईयर की? 50/3% पर ईयर। ये क्या है? 50%, 50/3% पर ईयर। ये क्या है? रेट, ये है दर, दर है, ये क्या है? ये दर है, जिसको हम इंग्लिश में रेट कहते हैं, फॉर 9 मंथ्स। अब देखिए, मैंने पिछली बार दर के क्वेश्चन में आपको बताया था कि यदि दर प्रति वर्ष की दी हो तो आपको जो टाइम है वो भी किस में लिखना होता है? वर्ष की फॉर्म में लिखना होता है। अब यहाँ देखिए वो कॉन्सेप्ट लगेगा कैसे? यहाँ पे 9 महीने दिए, तो यहाँ पे सबसे पहले देता हूँ मैं साधारण ब्याज, जो सिंपल इंटरेस्ट होता है उसका क्या फॉर्मूला होता है? मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। तो P होता है यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट, R रेट, T टाइम डिवाइड बाय 100। तो प्रिंसिपल अमाउंट आपके केस में कितना है? प्रिंसिपल अमाउंट यहाँ पे 7,000 रुपये प्रिंसिपल अमाउंट है। अच्छा, तो ये रेट कितना है? रेट कितना है? 50/3%। देखना पर ईयर कह रहा है, वो पर ईयर कह रहा है, ये ध्यान रखना, पर ईयर कह रहा है। अच्छा, तो टाइम कितना दे रहा है? टाइम दे रहा है वो 9 मंथ, 9 मंथ। अब देखिए, जो समय है उसको वो वर्ष में नहीं दे रहा है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है? क्योंकि रेट जो है, रेट आपको प्रति वर्ष का दिया है, तो अब आपको क्या करना पड़ेगा? टाइम को भी प्रति वर्ष में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब कैसे करें इसको कन्वर्ट? देखिए, 12 मंथ, वही कॉन्सेप्ट है, 12 मंथ इक्वल टू 1 ईयर, ठीक है। तो 1 मंथ कितना के इक्वल आएगा? 1 मंथ इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 12 ईयर, ठीक है। तो सिमिलरली 9 मंथ का पता करना है, तो 9 मंथ इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 12 मल्टीप्लाइड बाई 9 ईयर, ठीक है। तो 9 जब आकर 3 3 9, 3 चौके 12, तो कितना आएगा? 3/4 ईयर, 3/4 ईयर आपके पास आ जाएगा। तो टाइम में क्या भरेंगे आप? 9 मंथ की जगह 3/4 ईयर भरोगे, 3/4 ईयर। अच्छा, जब आप ये सब भर दोगे, अब तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान हो गया। अब आपको क्या करना है? इन सबको पुट करना है किस फॉर्मूले में? इस फॉर्मूले में आप इनको पुट कर देना है, और फिर आपका उत्तर जो है सीधा सीधा निकल जाएगा। प्रिंसिपल अमाउंट क्या है? 7,000 गुणा रेट कितना है? 50/3 गुणा टाइम कितना है? 3/4 डिवाइडेड बाय 100। ये इतना सा आपको करने का है, ठीक है। अब जब इस पूरी कैलकुलेशन को आप सॉल्व करोगे तो उत्तर क्या निकल के आएगा आपके पास? 750 रुपये आपके पास उत्तर निकल के आएगा। ये कैलकुलेशन आप कर सकते हो, बिल्कुल आसान सी कैलकुलेशन है दोस्तों, इसमें इसलिए मैं इसको सॉल्व नहीं कर रहा हूँ। आप इसको सॉल्व करना, 750 आपका उत्तर यहाँ पे निकल के आ जाएगा। मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि इतना भाग करना तो आपको आ ही जाता होगा, ठीक है।
तो इस तरह से आपको कैलकुलेट, ये कॉन्सेप्ट क्या जानना था यहाँ पे, कॉन्सेप्ट क्या निकल के आता है कि यदि रेट जो आपको पर ईयर में दिया है तो आपको जो टाइम है उसको भी पर ईयर में कन्वर्ट करना होता है। यदि आपको रेट पर मंथ का दिया हो तो आपको टाइम को भी क्या करना पड़ेगा, पर मंथ में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये कन्वर्जन आपको, मुझे लगता है आपको समझ यहाँ पे आ गए होंगे। अब बात करते हैं, वेट अ मिनट, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर, सॉरी 750 नहीं, यहाँ पे 875 निकल के आएगा मुझे लगता है, 875 निकल के आएगा मुझे लगता है, क्योंकि यहाँ पे सी पे मैंने टिक किया है और मुझे लगता है मैंने सही टिक किया यहाँ पे। ठीक है, तो आप क्या करना, इसका आंसर एक बार निकालना, जो आंसर को फिर इन ऑप्शंस के साथ मैच करना। देखिए तरीका वही होगा, इसलिए मैं इस कैलकुलेशन को छोड़ रहा हूँ आप पे। कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए जरा आपका उत्तर क्या आता है। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 88 की। जो क्वेश्चन नंबर 88 है दोस्तों, ये क्वेश्चन गलत प्रिंट हुआ है, आपकी किताब में गलत प्रिंट हुआ है। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या है, अजय गॉट मैरिड 9 years ago. Today his age is 13 times of his age at the time of his marriage. Find his present age. अब देखिए एज प्रॉब्लम से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। अब ये 13 टाइम्स जो यहाँ पे है ना, ये गलत है, इन्होंने दिया हुआ। यहाँ पे क्या होगा, 1/3 टाइम्स। यहाँ पे 13 की जगह क्या होगा, 1/3 टाइम्स होगा यहाँ पे। ठीक है, तो गलत प्रिंट हुआ है यहाँ पे ये। अच्छा, तो निकालने की कोशिश करते हैं जी। अब देखिए इस तरह के क्वेश्चन को कैसे कैलकुलेट करना होता है। जैसे इसने पूछा है कि फाइंड हिज प्रेजेंट एज, जो क्या पूछा है उसने, जो उसने पूछा है उसको लेट कर देना है। देखिए लेट अजय प्रेजेंट एज। देखिए मैं क्या लेट करता हूँ, एक्स मैंने लेट कर दिया, उसकी प्रेजेंट एज कितनी है, एक्स। तो अजय की वर्तमान आयु कितनी है, एक्स। तो हिंदी वाले थोड़े मैनेज करना। ठीक है, आप हिंदी में लिख सकते हो अजय की वर्तमान आयु इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, अच्छा तो क्या बोल रहा है, अब वो क्या क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कह रहा है कि अजय गॉट मैरिड 9 साल पहले उसकी शादी हो गई, 9 साल पहले उसकी शादी हो गई। तो एज एट द टाइम ऑफ हिज मैरिज, ठीक है, मैरिज MRRIED, ठीक है, मैरिज के समय उसकी आयु कितनी होगी। देखिए 9 साल पहले उसकी शादी हुई है, प्रेजेंट एज कितनी, वर्तमान आयु उसकी x वर्ष है। 9 साल पहले उसकी शादी हुई है, तो 9 साल पहले उसकी कितनी आयु होगी, जो उसकी वर्तमान आयु है उससे आपको 9 घटाना होगा, तो x - 9। तो x - 9 कौन सी है, जो उसकी शादी के समय की आयु है, x - 9। अब ये क्या कह रहा है क्वेश्चन में कह रहा है कि टुडे हिज एज इज 13 टाइम ऑफ हिज एज एट द टाइम ऑफ हिज मैरिज। 30 नहीं, 1/3 टाइम। यहाँ क्या होगा, 1/3 टाइम। अच्छा, ये क्या कह रहा है कि जितनी आयु उसकी आज है, ठीक है, उसकी आज की आयु, उसकी उम्र उसकी शादी की समय की उम्र से 13 गुना है। ठीक है, तो जो उसकी प्रेजेंट एज है, एक्स जो उसकी प्रेजेंट एज है, ये कितनी है, 13 नहीं, 1/3 गुना है किसके, उसकी उस एज के जिस एज में उसकी शादी हुई थी, उसकी शादी कितने एज में हुई, x - 9 में। अब देखिए इस वाले टर्म को आपको अच्छे से यहाँ पे समझना होगा। क्या कह रहा है कि अजय की शादी 9 वर्ष पहले हुई। ठीक है, उसकी उम्र उसकी शादी की समय की उम्र से 13 नहीं आएगा, यहाँ पे 1/3 गुना है, तो उसकी वर्तमान आयु क्या थी। सबसे पहले हमने क्या किया, अजय की प्रेजेंट एज को लेट कर दिया x। ठीक है, उसके बाद क्या किया, एज एट द टाइम ऑफ हिज मैरिज, तो उसके उसकी शादी की समय उसकी आयु क्या होगी। देखिए उसकी प्रेजेंट एज, उसकी वर्तमान आयु यदि x है, क्योंकि उसकी शादी 9 वर्ष पहले हुई है, तो उसकी उम्र उसकी शादी की समय क्या होगी, x - 9। अब ये क्या कह रहा है क्वेश्चन में कह रहा है कि आज उसकी उम्र उसकी शादी की उम्र से 1/3 गुनी है। आज उसकी उम्र, देखिए इस क्वेश्चन को, इस स्टेटमेंट को मैथमेटिकली लिखने की कोशिश कीजिए। आज उसकी उम्र कितनी है, x। तो ये इतना तो आपने लिख लिया। आज उसकी उम्र उसकी शादी की उम्र से 13 गुनी है, तो आज की उम्र बराबर है किसके, 1/3 के। 13 गुना नहीं, 1/3 गुना, तो 1/3 गुना उसकी शादी की उम्र कितनी थी, x - 9। अब आपको मुझे लगता है ये समझ आ गया होगा। यदि किसी को अभी भी समझ नहीं आया, रिपीट करके देखिए इसको, आपको इजीली समझ आ जाएगा। तो x = अब तो ये सिंपल हो गया है। अब आपको क्या करना है, ये हो जाएगा x/3 - 9 या फिर ऐसे कर लेता हूँ मैं इसको, ऐसे ज़्यादा इजी रहेगा। 3 को इधर ले आता हूँ। ठीक है, तो ये क्या जाएगा, 3x = x - 9। तो अब x को इधर ले आता हूँ, तो 3x - x = -9। ओके, x - 9। ओके, ये क्या हो जाएगा फिर, ये हो जाएगा आपका, ओके वेट अ मिनट, इसको मैं एक बार फिर से थोड़ा क्रॉस चेक कर लेता हूँ, मुझे इसमें थोड़ा सा डाउट हो रहा है। तो यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, तो 3x - x यदि मैं करता हूँ तो ये क्या आएगा, 2x = -9 एंड x = -9/2। देखिए जो उसकी प्रेजेंट एज है, x क्या थी, उसकी प्रेजेंट एज थी, वो हमें माइनस में मिल रही है। क्योंकि प्रेजेंट एज हमें माइनस में मिल रही है और एज कभी भी माइनस में नहीं हो सकती, तो इसीलिए क्या होगा, ये इसकी प्रेजेंट एज नहीं होगी। इसलिए मैं आपसे कह रहा था दोस्तों, जो क्वेश्चन है ना, इसकी
वर्डिंग में ही कुछ गड़बड़ है, ठीक है। ये क्वेश्चन यहाँ पे एग्जैक्टली सही नहीं दिया हुआ है, तो एग्जैक्ट क्वेश्चन मुझे नहीं लगता, पता नहीं क्या होगा इसका एग्जैक्ट क्वेश्चन। यदि इसका एग्जैक्ट क्वेश्चन किसी को मिलता है तो मुझे क्या कर सकता है, वो व्हाट्सएप कर सकता है। तो ये यहाँ पे क्वेश्चन की वर्डिंग गलत है, ठीक है, गलत तरीके से पूछा गया है, टाइपिंग की एरर है, ठीक है। तो बेसिकली इस क्वेश्चन को करने का क्या मोटो था, आपको क्या करना होगा जब इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो किस तरह से प्रोसीड करना है आपने। जो वो पूछता है, मान लीजिए वो पूछता है फाइंड हिज प्रेजेंट एज, तो सबसे पहले क्या करना है, उसकी प्रेजेंट एज को लेट करना है। यहाँ देखिए इसमें हम क्या करेंगे, प्रोसीजर को समझने की कोशिश करेंगे। यदि ऐसे क्वेश्चन आते हैं आपको किस तरह से टैकल करना है। तो सबसे पहले जो प्रेजेंट एज पूछता है तो लेट अजय's प्रेजेंट एज इज एक्स, तो अब क्या बोलता है वो, अब क्वेश्चन की स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग जाना है। स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग कैसे, अजय गॉट मैरिड 9 years ago, तो अब क्या करना है, फिर क्या गए आप, एज एट द टाइम ऑफ हिज मैरिज x-9 हो गया, क्योंकि प्रेजेंट एज x थी, 9 साल पहले शादी हुई थी, 9 साल पहले उसकी कितनी उम्र थी, x-9 हो गई, ठीक है। उसके बाद क्या बोलता है वो, टुडे हिज एज इज 13, 1/3 टाइम्स ऑफ हिज एज एट द टाइम ऑफ हिज मैरिज, तो टुडे हिज एज इज, तो प्रेजेंट एज कितनी आई, उसकी प्रेजेंट एज को कंपेयर करना है उसकी शादी वाली उम्र के साथ विद कंडीशन, जो कंडीशन क्वेश्चन में गिवन करेगा। उसके बाद उस इक्वेशन को सॉल्व करना है और सीधा आपके पास आंसर निकल के आ जाएगा। तो इस तरह से आपने प्रोसीड करना है। तो ये मैंने मेथड बताया आपको, किस मेथड को आपने फॉलो करना है, ठीक है। यदि इसको इस तरह कोई क्वेश्चन आता है तो किस मेथड से आपने उस क्वेश्चन को सॉल्व करना। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, डुप्लीकेट रेशियो से रिलेटेड है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, बहुत ही आसान सा सवाल है, ठीक है। आपको किस तरह से करना है, डुप्लीकेट रेशियो तो बहुत ही आसान होते हैं, देखिए मैं कैसे करेंगे। तो 3:4 का डुप्लीकेट रेशियो क्या होगा, तो रेशियो का मतलब क्या होता है, बेसिकली भाग। तो 3:4 का क्या मतलब है, 3:4 का मतलब है 3/4। 3/4 का डुप्लीकेट रेशियो क्या होगा, देखिए दोस्तों डुप्लीकेट रेशियो कैसे होते हैं। यदि मैं 3 को 3 से गुणा कर दूं और 4 को भी 3 से गुणा कर दूं तो उत्तर क्या मिलेगा मुझे, 3 3 9 और 4 3 12। तो जो 9/12 है, ठीक है, जो 9/12 है ये क्या है, इसका 3/4 का एक डुप्लीकेट रेशियो है, ठीक है। क्यों है डुप्लीकेट रेशियो, क्योंकि यदि मैं इसको काटूंगा तो 3 3 9, 3 चौके 12, तो आपको उत्तर क्या मिलेगा, 3/4 ही उत्तर मिलेगा। तो इस तरह से यदि आप ऑप्शन नंबर सी देखें तो 9 भाग 16 दे रहा है वो, इसका 9 भाग 16 का मतलब क्या हुआ, 9 डिवाइडेड बाय 16। तो 9 भाग 16 दे रहा है ना आपको ऑप्शन में, तो 3 3 9, तो ये किस तरह से होगा आपका, ओके वेट अ मिनट। तो यहाँ जो मैंने आपको एक्चुअली ये यहाँ पे कॉन्सेप्ट बताया था, जैसे कि मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया, यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट बताया, जैसे 3:4 को कैसे इस तरह से लिखते हैं हम, 3/4। तो इसी 3:4 को यदि मैं ऊपर न्यूमिनेटर में 3 से गुणा कर दूं और डिनोमिनेटर में भी 3 से गुणा कर दूं तो मेरे को उत्तर क्या मिलेगा, 9/12। तो ये क्या आएगा, 9/12 को यदि मैं काटूंगा तो फिर से मुझे 3/4 मिलेगा। एक्चुअली जो ये कॉन्सेप्ट है ये डुप्लीकेट रेशियो कॉन्सेप्ट नहीं है, मैं थोड़ा आपको गलत बोल गया, डुप्लीकेट रेशियो का कॉन्सेप्ट नहीं है, ये है रेशनल नंबर का, रेशनल नंबर, यानी कि जो आप भिन्न लिखते हैं ना, भिन्न 3/4 5/6, ठीक है। तो ये है कि इसको बोलते हैं इक्विवेलेंट रेशनल नंबर, ठीक है। एक नया कॉन्सेप्ट देखिए, आप नोट करके रख सकते हैं, ये भी आपके क्वेश्चन पेपर में आपके आ सकता है, ठीक है। तो ये नया कॉन्सेप्ट आपने क्या सीखा, यहाँ पे मैं पहले गलत बोल गया था, डुप्लीकेट रेशियो के लिए मैं इक्विवेलेंट रेशनल नंबर वाला कॉन्सेप्ट बोल गया था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि यदि वो पूछता कि 3:4 का इक्विवेलेंट रेशनल नंबर क्या है, 3 क्योंकि आपको पता है 3:4 को आप 3/4 लिख सकते हो, तो इसके इक्विवेलेंट रेशनल नंबर क्या होगा, तो उसमें आप इस कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं। तो उसमें क्या करते हैं आप, न्यूमिनेटर को भी आप जिस नंबर से आप न्यूमिनेटर को गुणा करते हैं उसी नंबर से आप डिनोमिनेटर को भी गुणा करते हैं। तो मान जरूरी नहीं है आपको 3 से ही गुणा करना है, यहाँ पे आप 4 से भी गुणा कर सकते हो, 5 से भी गुणा करते हो। मान लीजिए मैं 5 से गुणा करता हूँ तो 5 3 हो जाते हैं 15 और 5 चौके आते हैं 20। यदि आप फिर से इसको काटोगे तो देखिए यहाँ फिर से आपके पास 3/4 मिल जाएगा। तो 3/4 जो भिन्न है ये आपके पास वही रिटेन हो रही है बार बार, तो इसको बोलते हैं हम इक्विवेलेंट रेशनल नंबर, ठीक है। तो ये इक्विवेलेंट रेशनल नंबर भी आपसे पेपर में पूछा जा सकता है, पर यहाँ आपसे क्या पूछा गया है, डुप्लीकेट रेशियो आपसे पूछा गया है। यदि डुप्लीकेट रेशियो की बात करूँ तो डुप्लीकेट रेशियो कैसे निकलते हैं, 3:4 का डुप्लीकेट रेशियो निकालना है, आपने कुछ नहीं करना है, ये 3 ऊपर वाली टर्म को इसी खुद से ही मल्टीप्लाई कर देना है, जैसे कि 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर देना और 4 को 4 से, तो 3 3 9, 4 4 16। तो इसका डुप्लीकेट रेशियो क्या बन जाएगा, 9:16 इसका डुप्लीकेट रेशियो बन जाएगा। अच्छा, यदि अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, मान लीजिए यहाँ है 5:6 है, 5:6 का डुप्लीकेट रेशियो क्या हो जाएगा, 5:6 को लिख सकता हूँ मैं 5/6, तो इसका डुप्लीकेट रेशियो आएगा 5 × 5 6 × 6, 5 5 25, 6 6 36, तो क्या बन जाएगा 25:36।
36 इसका डुप्लीकेट रेशो बन जाएगा। तो दोस्तों देखिए हो जाता है यहाँ पे, जैसे मैं यहाँ पे आपको बहुत सारे क्वेश्चन करवाता हूँ मैथमेटिक्स के, तो कुछ कई बार क्या हो जाता है कॉन्सेप्ट मिक्स हो जाते हैं, तो उसी मिक्स कॉन्सेप्ट की वजह से हमारा जो क्वेश्चन नंबर 89 है उसमें मैं आपको इक्विवेलेंट रेशो मैंने स्टार्टिंग में बोला था, पर फिर अब मैंने क्या कर दिया, करेक्शन कर दी मैंने। तो अब आपको क्वेश्चन नंबर 89 से दो बातें पता चली। एक तो आपको डुप्लीकेट रेशो निकालने आ गया, दूसरा आपको क्या निकालना आ गया, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर निकालना आ गया। यदि वो पूछता कि 3/4 का इक्विवेलेंट रेशनल नंबर क्या है, ठीक है, तो किस तरह से निकालना है वो आपको यहाँ मैंने बता दिया है। तो वैसे ही क्वेश्चन नंबर 90 की बात करते हैं। 90 जो क्वेश्चन है ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, बॉड मास से रिलेटेड है, ठीक है। बॉड मास क्या होता है, बॉड मास मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट आपको पता होगा, जैसे आपको कोई क्वेश्चन मिलता है इसमें बहुत सारे साइंस होते हैं, जैसे गुना भी है उसमें, भाग भी है, जमा भी है, तो किस चीज़ को, कौन से ऑपरेशन को पहले लगाना है ये हमें कौन बताता है, बॉड मास हमें बताता है। तो बॉड मास को मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको लिख लेता हूँ, BODMAS, ठीक है। तो BO मीन्स ब्रैकेट ओपन, ठीक है, BO मीन्स ब्रैकेट ओपन, ब्रैकेट ओपन, ठीक है। उसके बाद D फॉर डिवीजन, D फॉर डिवीजन, M फॉर मल्टीप्लिकेशन, A फॉर एडिशन एंड S फॉर सब्ट्रैक्शन, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है, मान लीजिए कोई आपको टर्म दी हुई है और उसमें क्या है, जैसे ये 3/4 भाग 5/6 गुणा 2/3 जमा 1/2 जमा 3 गुणा 4/5 भाग 2/3, इस तरह से वो कोई क्वेश्चन देता है आपको। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, कौन से ऑपरेशन को सबसे पहले लगाया जाए, सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इस ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। ब्रैकेट ओपन का मतलब है इस ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। अब इस ब्रैकेट के अंदर भी देखिए मल्टीप्लाई का साइन भी है और डिवीजन का भी है। इन दोनों में से सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, क्या आपको 3 और 4 को पहले गुणा करना है या फिर 4/5 को भाग करना है पहले 2/3 से। तो इसमें सबसे पहले किसको प्रेफरेंस मिलेगी, डिवीजन को। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, 4/5 को भाग करोगे 2/3 से, जो रिजल्ट आएगा, मान लीजिए x रिजल्ट आता है, तो उस x को आप फिर 3 से गुणा करोगे, तब इस तरह से क्या हो जाएगा, ये ब्रैकेट आपको ओपन हो जाएगा। जैसे ये ब्रैकेट ओपन हो गया तो उसके बाद आपका डिवीजन वाला काम आया था। जैसे ही ब्रैकेट ओपन हो गया उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, इन दो को डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद डिवाइड करके क्या, एक आपको रिजल्ट मिलेगा, एक नंबर होगा वो, ठीक है। तो उसके बाद क्या करना पड़ेगा, उस नंबर का, मान लीजिए वो y नंबर था, उस y नंबर को इस वाली टर्म के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है। तो मान लीजिए z मिलता है, z के बाद क्या करना पड़ेगा, उस z टर्म को इसके साथ ऐड करना पड़ेगा, और फिर जो आपका मान लीजिए z प्राइम आता है, उस z प्राइम को फिर से ऐड करना पड़ेगा जो आपका यहाँ पे उत्तर आया था। इस तरह से बॉड मास वाला कॉन्सेप्ट लगता है। आई होप आपको क्या आया होगा, ये बॉड मास वाला जो कॉन्सेप्ट है ये समझ में आया होगा। वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी लगेगा। तो यहाँ पे भी आपको क्या क्या दिया हुआ है देखते हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा आपको बॉड मास का कॉन्सेप्ट भी लगेगा और एक और कॉन्सेप्ट भी लगेगा इसमें, देखते हैं कि वो क्या कॉन्सेप्ट लगेगा और इसमें। तो क्वेश्चन नंबर, मैं थोड़ा सा इसको रब कर लेता हूँ पहले, ठीक है। जैसे कि मैं इसको रब कर दिया है, तो ये क्या बोल रहा है कि ये दे रहा है कि 404950 डिवाइडेड बाय 6 प्लस 112, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 1.75 इज इक्वल टू ब्रैकेट, मतलब यहाँ पे ये क्वेश्चन मार्क लगा रहा है, ये क्वेश्चन मार्क वाली टर्म आपको निकालनी है। तो क्वेश्चन मार्क की जगह मैं x लेट कर देता हूँ, गुणा 2, x गुणा 2। अब आप सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए यहाँ भाग हो रहा है, सबसे पहले इन दो टर्म को आप भाग कीजिए, ठीक है, इन दो टर्म को आप भाग कीजिए। एक बार आपके लिए भाग कर लेता हूँ मैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 8 6 48 1 49 15 6 दूनी 12 और 3 15 6 5 30, ये आ जाएगा 825, ठीक है। ये 825 आ गया। अब जमा 112 गुणा 1.75। अब देखिए सबसे पहले तो डिवीजन होगा, डिवीजन करके मैंने यहाँ पे सिंप्लीफाई कर दिया, ये क्या होगा, x गुणा 2, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई कर दिया है मैंने। अब क्या होगा, अब होगा मल्टीप्लिकेशन। किस किस का मल्टीप्लिकेशन होगा, इन दो टर्म्स का आपस में मल्टीप्लिकेशन होगा, ठीक है। अब आप क्या करना, अब इन दो टर्म को, अब देखिए ये क्वेश्चन आपके एंड पे छोड़ रहा हूँ, आपने कमेंट में मुझे करना है इसका आंसर। अब आप क्या करोगे, इन दो टर्म को मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई करके मान लो y आता है आपके पास, ठीक है। तो 825 में क्या कर दोगे, उस y को जो इनको मल्टीप्लाई करके आएगा उसको जोड़ दोगे तो क्या मिलेगा आपको, x गुणा 2। अब देखिए इन दोनों जोड़ के आपको मान लो z मिलेगा, ठीक है, दोनों को जोड़ के एक टर्म मिलेगी, z इज इक्वल टू x गुणा 2। अब निकालना क्या था आपको, ये x निकालना था, ये गुणा में है, तो जो बराबर से परे गुणा में होगी वो इधर भाग में चली जाएगी, तो z भाग 2 किसके बराबर आ जाएगा, x के बराबर। तो इस तरह से क्या मिलेगा आपको, इस जो टर्म है इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा और इसका आंसर होगा 510.5। अब मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में किस किस का आंसर जो है वो 510.5 आया है, ठीक है। तो ये था कंप्लीट एनालिसिस मैथमेटिकल सेक्शन का।
इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको एनालाइज करेंगे जैसे हम करते ही हैं, हर एक टेबल बनाएंगे, टेबल के थ्रू एनालाइज करेंगे कि प्रीवियस ईयर में कौन कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे गए थे और कहाँ कहाँ हमें फोकस करने की ज़रूरत है। तो जल्दी से एनालिसिस कर देते हैं जो हमने पढ़ रखा है, या फिर जो क्वेश्चन मैथमेटिक्स वाले सेक्शन में पूछे गए थे उसका जल्दी से एनालिसिस कर लेते हैं। तो एनालिसिस क्या कहता है, जो रेशियो एंड प्रोपोर्शन से आपसे यहाँ पे 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। तो सिमिलरली टाइम एंड क्लॉक से, ठीक है, टाइम एंड वर्क नहीं है, टाइम एंड क्लॉक है, क्लॉक प्रॉब्लम जिसे आप कहते हैं, उससे एक क्वेश्चन पूछा गया था। एज प्रॉब्लम से आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया था। अल्फाबेटिकल रीजनिंग से एक क्वेश्चन पूछा गया था। कोडिंग डिकोडिंग से एक क्वेश्चन था। ब्लड रिलेशन से एक क्वेश्चन था। फाइंड ऑड वन आउट इससे एक क्वेश्चन था। सीरीज फॉर्मेशन से एक क्वेश्चन था। और फाइंड रिलेशन फाइंड करने का एक क्वेश्चन पूछा था। रिलेशन फाइंड कैसा, कि एज प्रॉफिट इज टू लॉस सो सक्सेस इज टू फेलियर, वो वाला क्वेश्चन इससे रिलेटेड है आपका। तो कैलेंडर प्रॉब्लम जो है ना, एक कैलेंडर प्रॉब्लम से 2 क्वेश्चन थे। देखिए कैलेंडर प्रॉब्लम से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। अब देखिए यहाँ पे इस बात को ध्यान रखना, प्रॉफिट लॉस एंड सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। प्रॉफिट लॉस से आपसे 2 प्रश्न पूछे गए थे और सिमिलरली सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, ये दोनों ही क्या है आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और सिमिलरली स्पीड एंड डिस्टेंस से आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो इस तरह से आपने क्या देखा, ये सारे जितने भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब जिन टॉपिक से इन्होंने नहीं पूछा है, जिनमें से इतने टॉपिक के नाम लिखे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि ये टॉपिक्स इंपॉर्टेंट नहीं है। देखिए ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वही लिखे हैं मैंने यहाँ पे, जो प्रीवियस ईयर में जिन टॉपिक से क्वेश्चन पूछे हैं, ये वो ही टॉपिक है। तो आपने क्या करना है, इन सभी टॉपिक्स को के बेसिक्स थोड़े पढ़ करके जाने हैं एग्जाम में। बिना पढ़े इन टॉपिक्स के बेसिक्स पढ़े बिना आपको एग्जाम में नहीं जाना है, ताकि आप वहाँ पे मैथमेटिकल सेक्शन से जितना क्वेश्चन आएंगे आप मैक्सिमम वहाँ पे अटेम्प्ट कर पाओ, ठीक है। तो ये था दोस्तों हमारा एनालिसिस मैथमेटिक्स वाले सेक्शन का। आई होप आपको पसंद आया होगा। तो जितने भी दोस्त आपके इसकी बीएड की तैयारी कर रहे हैं, आप उनके साथ शेयर कीजिए, उन्हें बताइए, उन्हें रिकमेंड कीजिए इस यूट्यूब चैनल को, यदि आपको मेरी बनाई गई वीडियो अच्छी लग रही है, ठीक है। तो जल्द ही आपसे मिलते हैं इसी के नेक्स्ट और लास्ट पार्ट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।